हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है DMER फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 के रिगार्डिंग, जिसमें हम सिलेबस वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में जो टॉपिक कवर अप करने वाला हूँ वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड अमेंडमेंट्स। इसी के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हम देखेंगे। DMER फार्मासिस्ट की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है। 18 सितंबर के बाद जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। एंड इसमें जो डेट है वो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ये आपका 20 सितंबर 2025 को ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं हम। एग्ज़ाम पैटर्न आपका 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 90 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आपके मराठी लैंग्वेज से आते हैं। 15 ही आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से रहेंगे। जनरल नॉलेज, लॉजिकल एबिलिटी, यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन एंड टेक्निकल डोमेन नॉलेज जो है ये आपकी 40 क्वेश्चन, जो कि आपका फार्मेसी का है, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये इसमें आपका पैटर्न रहता है। देन सिलेबस की बात करें, ये आपका फार्मेसी का सिलेबस है, जहाँ से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हमने 5A 5B जो है वो कवर अप कर लिया है। फार्मेसी एक्ट भी हमने कवर अप कर लिया है। अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ये हमारा इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं टारगेट रख रहा हूँ कि 31 से पहले हम रिमेनिंग सारे टॉपिक्स को कवर अप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली नोन एज। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था? ये आपका जाना जाता है ड्रग्स एक्ट 1940 के नाम से। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो चैप्टर नंबर 3 है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसमें 5 चैप्टर हैं, पाँचों चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से 5 चैप्टर हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहता है। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी चैप्टर। ठीक है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर क्या है, इसमें आपका ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। ठीक है, ये तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, क्या इनकी कंपोजिशन है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चैप्टर नंबर 2 में दी गई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। देन जो आपका चैप्टर नंबर 3 रहता है, चैप्टर नंबर 3 में आपका इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स दिया गया है। देन आपका चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 में आपका ड्रग और कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ये चैप्टर नंबर 4 में है। देन आपका चैप्टर नंबर 4A आता है, वन इज चैप्टर नंबर 4A, जिसमें आपके प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ये इन्फॉर्मेशन किस में दी गई है? चैप्टर नंबर 4A में। देन आपका आता है चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका रहता है मिसलिनियस। ये डिफरेंट जो है वो आपको देखने हैं। ठीक है, पांचों चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, काफ़ी हायर चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कॉस्मेटिक इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक टर्म की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के? ये आपकी दी गई है सेक्शन नंबर 3 में। किस में दी गई है? सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेक्शंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 1 में आपका 4 अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। कितने सेक्शन रहते हैं? 4 सेक्शंस रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला सेक्शन जो है, इसमें पहले सेक्शन में आपका फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दी गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड चैप्टर जो है, इसमें आपकी एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बेयर्ड, ये दिया गया है। ये भी आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप याद रख सकते हैं।
देन आपका जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में आपकी सारी की सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। क्या दिया गया है? डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें आपकी कौन-कौन सी डेफिनेशन दी गई हैं? आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स की। बोर्ड की डेफिनेशन दी गई है कि बोर्ड क्या होता है, ठीक है। देन आपका कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। देन इसके अलावा ड्रग की डेफिनेशन दी गई है कि ड्रग क्या है। देन ड्रग के अलावा गवर्नमेंट एनालिस्ट की डेफिनेशन दी गई है, गवर्नमेंट एनालिस्ट की। देन इंस्पेक्टर की डेफिनेशन दी गई है। देन इसके अलावा इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स के रिगार्डिंग दी गई है, एंड इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू अदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक के बारे में भी। तो ये आपकी इंस्पेक्टर की दो डेफिनेशंस दो वेज में दी गई हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर के बारे में दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, ये डेफिनेशन आपकी दी गई है 3F में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन इसके अलावा इम्पोर्ट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। देन पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या है, ठीक है, पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या है, उसकी डेफिनेशन 3H में दी गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन ये आपकी मेन डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन जो है वो इसमें आपकी दी गई हैं। इसके अलावा एक 3I रहता है, उसमें आपकी प्रेस्क्राइब्ड का मीनिंग बताया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है। सो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आपको याद रखना है। सेक्शन 3 में कोई भी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्शन 3 जो है वो रहना चाहिए। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया था, तो सभी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डैश इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रिगार्डिंग। सो अब इसमें 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, चारों को हमें देखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डज नॉट डिफाइंस मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। अब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक को डिफाइन नहीं करता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये डेफिनेशन आपकी प्रोवाइड की गई है, किस सेक्शन में दी गई है, ये आपकी सेक्शन नंबर 3F में दी गई है, मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक। देन नेक्स्ट है, द टर्म कॉस्मेटिक इज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। ठीक है, जो कॉस्मेटिक टर्म की डेफिनेशन है ये सेक्शन 5 में दी गई है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, कि सेक्शन 5 में ये नहीं दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन नंबर 3 में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूडिंग द रूल्स डज नॉट डिफाइन और डिस्टिंग्विश द टर्म ड्रग एंड मेडिसिन। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये डिफाइन और डिस्टिंग्विश ड्रग एंड मेडिसिन टर्म को नहीं करता है, ठीक है। हालांकि आपको ड्रग की डेफिनेशन जरूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ड्रग और मेडिसिन दोनों को डिफाइन नहीं करता है और ना ही इनको डिस्टिंग्विश करता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है। नेक्स्ट है, द टर्म ड्रग इज डिफाइंड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो टर्म ड्रग है ये आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डिफाइन की गई है, तो यह भी मैंने बोल दिया कि ड्रग टर्म जो है ये डिफाइन की गई है, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो आपकी ए भी इनकरेक्ट है एंड बी भी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। अब ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2023 में पूछा गया था, तो इसमें मैंने काफ़ी सारे एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स 2 इज़ अबाउट। अब जो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें डिफरेंट अपेंडिसेस दी रहती हैं, जो कि आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में काफ़ी डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। शेड्यूल वाई में जो है वो आपका क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड उसी में आपकी अपेंडिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टोटल 6 अपेंडिसेस जो हैं वो इसमें रहती हैं। अब यहाँ पे अपेंडिक्स 2 पूछी गई है, तो अपेंडिक्स 2 जो है ये आपकी रहती है रिगार्डिंग द फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब 6 अपेंडिक्स हैं, 6 के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपकी अपेंडिक्स नंबर 1 है, तो इसमें आपका वो डाटा दिया गया है
जो कि रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड चाहिए होता है एंड इसको सबमिट करना होता है विद एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू मार्केट अ न्यू ड्रग। कोई हमने न्यू ड्रग बनाया है, इस ड्रग को मार्केट करना है, तो मार्केट करने के लिए जो भी परमिशंस रिक्वायर्ड रहेंगी उसके लिए एप्लीकेशन लगती है एंड उस एप्लीकेशन के साथ हमें ये सारा डाटा रिक्वायर्ड रहता है, ये प्रोवाइड करना होता है, वो आपका सारा डाटा अपेंडिक्स 1 में दिया जाता है। देन आपकी रहती है अपेंडिक्स 2, इसमें आपका फॉर्मेट दिया रहता है फॉर द सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स, जो कि ये हमारा क्वेश्चन था। देन आपका आता है अपेंडिक्स नंबर 3। अपेंडिक्स नंबर 3 में आपका एनिमल टॉक्सिटी रिक्वायरमेंट दी गई हैं। क्या दी गई हैं? एनिमल टॉक्सिटी रिक्वायरमेंट दी गई हैं फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग, तो ये आपकी अपेंडिक्स 3 में दी गई हैं। देन आता है आपका अपेंडिक्स नंबर 4। सो अपेंडिक्स नंबर 4 में आपका नंबर ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी स्टडीज़। कितने नंबर ऑफ एनिमल्स आपको यूज़ करने हैं लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी स्टडीज़ के लिए, वो आपका अपेंडिक्स नंबर 4 में दिया गया है। देन आता है आपका अपेंडिक्स नंबर 5। अपेंडिक्स नंबर 5 में आपका पेशेंट कंसेंट दिया गया है फॉर पार्टिसिपेशन इन अ फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, तो ये आपका किस में दिया गया है? अपेंडिक्स नंबर 5 में। देन आता है आपका अपेंडिक्स नंबर 6। इसमें आपका 4 ग्रुप्स ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंड देयर डाटा रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, तो ये आपका किस में है? अपेंडिक्स नंबर 6 में। सो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स फॉर एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग अ न्यू ड्रग कम्स अंडर। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है उसी के रिगार्डिंग सिमिलर है कि एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट और न्यू ड्रग को मार्केट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे दी गई हैं? तो आपकी अपेंडिक्स 3 में दी गई हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है if the drug contains a filthy, putrid or decomposed substance then is known as। कोई ऐसा ड्रग है जिसमें फिल्दी, प्यूट्रिड या फिर डीकम्पोज सब्सटेंस है, तो उस ड्रग को क्या कहा जाएगा? सो दैट पर्टिकुलर ड्रग इज नोन एज अडल्ट्रेटेड ड्रग। क्या कहा जाएगा इसको? अडल्ट्रेटेड ड्रग जो है उसे कहा जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसकी एक अच्छी डिटेल्ड डेफिनेशन जो है वो आपको मिल जाएंगी, मैंने इसी पीडीएफ में आपको ऐड कर दिया है। आफ्टर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की, मिसब्रांडेड ड्रग्स, सुपीरियस ड्रग, ये सारी की सारी डेफिनेशन एंड इसी में मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स क्या होती हैं, सुपीरियस कॉस्मेटिक हैं, अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक हैं, और सारी की सारी डेफिनेशंस आपको एक एक टर्म की 3-3 4-4 डेफिनेशन है, सारी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। इनमें से कौन से ड्रग या सब्सटेंसेज हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है इंपोर्ट करने के लिए? ठीक है, मीन्स आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। सो इसमें आपकी टॉयलेट प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक, शेड्यूल सी एंड जी ड्रग्स, ये आपके परमिटेड होते हैं, इनको आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन मिस ब्रांडेड ड्रग्स, ठीक है, सो इनको आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। सो दीज आर द प्रोहिबिटेड ड्रग्स, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन में अडल्ट्रेटेड ड्रग्स देखने को मिल जाता है, सुपीरियस ड्रग देखने को मिल जाता है, वो भी आपका प्रोहिबिटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ड्रग इज सो कलर्ड, coated or polished that damage its therapeutic value or it is made to appear of better or greater therapeutic value then it is really known as। सो कोई ऐसा ड्रग जिसको इस तरीके से कलर कोट एंड पॉलिश किया गया है कि उसकी थेरापेटिक वैल्यू डैमेज हो गई है, या फिर उसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उसमें एक बेटर और अच्छी थेरापेटिक वैल्यू है, तो लेकिन एक्चुअल में उसमें नहीं है। सो इस टाइप के ड्रग्स को कहा जाएगा मिस ब्रांडेड ड्रग्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन्स दैट आर रेफर टू अ रेमेडी हुज फॉर्मूला इज फाउंड एक्सक्लूसिवली बाय द मैन्युफैक्चरर आर नोन एज। सो ऐसी मेडिसिन्स जिनको एज अ रेमेडी रेफर किया जाता है, जिनका फॉर्मूला जो है सिर्फ मैन्युफैक्चर के पास रहता है, सो दीज मेडिसिन्स आर नोन एज प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ बुक्स अंडर। जो पहला शेड्यूल है इस एक्ट का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें किन बुक्स के नाम जो है वो इंक्लूड किए गए हैं? तो फर्स्ट शेड्यूल में आपके आयुर्वेदिक, सिद्धा एज वेल एज यूनानी तिब्बतन सिस्टम, इन सभी के बुक्स के नाम जो है वो आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंडर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट।
सो शेड्यूल जो एक्ट के शेड्यूल्स हैं वो मेन 2 हैं, ठीक है। एक फर्स्ट शेड्यूल जिसमें आपके ये बुक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरा आपका सेकंड शेड्यूल जिसमें आपके वो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, इसमें आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिनको कंप्लाई करना होता है विद वाई इम्पोर्टेड बाय ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक्ड और एग्जीबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो भी ड्रग्स आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो इंपोर्टिंग के साथ जो भी चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो सारे के सारे आपके सेकंड शेड्यूल में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरियस ड्रग कम्स अंडर। अब जो सुपरियस ड्रग हैं ये किस सेक्शन के अंडर आते हैं, ठीक है। तो सुपरियस ड्रग्स जो हैं ये आपके सेक्शन नंबर 17B के अंडर आते हैं। इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको सेक्शन 17B में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपकी एक तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि आपका मिस ब्रांडेड ड्रग्स हो गया, अडल्ट्रेटेड, सुपरियस। सो ये टर्म्स जो हैं वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में ये सारी डेफिनेशन जो है वो दी गई हैं। तो यहाँ पे एज़ पर ऑप्शन आपका 17B रहेगा, लेकिन ये डेफिनेशन आपकी 2 अलग-अलग सेक्शंस में दी गई हैं। अब 2 अलग-अलग सेक्शन कौन से हैं? एक तो आपका चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। दूसरी डेफिनेशंस जो हैं ये आपकी किस चैप्टर में दी गई हैं? चैप्टर नंबर 4 में दी गई हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो चैप्टर नंबर 3 में डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपकी हैं रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। चैप्टर 3 किसके रिगार्डिंग है? इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। अगर सुपरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स इनकी डेफिनेशंस आपको विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक पूछा जाएगा, तब आपको कौन से सेक्शंस याद रखने हैं वो एक बार देख लेना। सो चैप्टर 3 इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग पूछा जाएगा तो आपका सेक्शन नंबर 9 आता है, जो कि आपका मिस ब्रांडेड ड्रग्स को डिफाइन करता है। एंड जो 9A सेक्शन आता है वो आपका अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को डिफाइन करता है। देन आपका 9B जो सेक्शन आता है ये आपका सुपरियस ड्रग्स को डिफाइन करता है। देन आपका 9C आता है। 9C आपका अगेन मिस ब्रांडेड, लेकिन ड्रग्स नहीं, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स को डिफाइन करता है। देन आपका 9D है जो कि आपका सुपरियस कॉस्मेटिक्स को डिफाइन करता है, सुपरियस कॉस्मेटिक्स। सो ये आपके डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट सेक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब यहीं पे अगर आपका चैप्टर नंबर 4 के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, चैप्टर नंबर 4 किसके रिगार्डिंग है? हमने चैप्टर सारे डिस्कस किए हैं। ये आपका मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग है। अगर इन पैरामीटर्स के रिगार्डिंग पूछा जाएगा सो सेम आपको जो हमने 9th सेक्शन से देखा था वही आपको 17 सेक्शन से देखना है। जो 17 सेक्शन है अगेन आपका मिस ब्रांडेड ड्रग्स के रिगार्डिंग आ जाएगा। 17A जो है ये आपका अडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में आ जाएगा। 17B जो है ये आपका सुपरियस ड्रग्स के बारे में आ जाएगा। 17C जो है ये आपका मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के बारे में आ जाएगा। जो 17D है ये आपका सुपरियस कॉस्मेटिक्स के बारे में आ जाएगा। एंड एक 17E आता है, 17E जो कि आपका अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स के बारे में रहेगा। तो ये सेक्शन जो है वो आपको याद रखने हैं। तो कोई भी एक पैरामीटर आप 17 वाला याद कर लो एंड उसी के कंपैरिजन में 9th वाले सेक्शन जो है वो आप याद कर लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टैब हैज़ डैश एक्स ऑफिशियल मेंबर। जो डी टैब है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसमें कितने एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं? तो इसमें आपके 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। टोटल मेंबर्स की बात करूँ तो इसमें टोटल 18 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 8 आपके एक्स ऑफिशियल हो गए, 5 जो हैं ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एंड 5 ही आपके जो हैं ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैंने एक टेबल आपको सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, वहाँ से आप रीड आउट कर लेना। एक बार हम यहाँ पे एक्स ऑफिशियल मेंबर के बारे में देख लेते हैं। सो इसमें आपका जो चेयरमैन कौन रहता है? ठीक है, चेयरमैन इज़
डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये आपके चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। देन इसके बाद आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आते हैं। देन आपके डायरेक्टर आते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एंड ये लेबोरेटरी कहाँ पे है, कैलकाटा में। देन अगेन आपके डायरेक्टर आते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, एंड ये इंस्टीट्यूट है कसौली में। देन आपके आते हैं डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि आपका कहाँ पे है, इज्जत नगर में है। तो ये मैं एरिया आपको तो बता रहा हूँ कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। देन इसके बाद आपका पीसीआई के प्रेसिडेंट भी आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। ये हमारे साथ हो गए। देन आपके अगेन डायरेक्टर आते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि आपका लखनऊ में है। तो इसके ये भी आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। सो ये देख लेना आप। नॉमिनेटेड मेंबर 5 होते हैं, 5 इलेक्टेड मेंबर। कौन कौन से पर्सन्स को नॉमिनेटेड होते हैं, किस किस फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, कौन से इलेक्टेड होते हैं, वो आप टेबल में देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following organization functions as a laboratory with respect to blood grouping reagents and diagnostic kits for human immunodeficiency virus, hepatitis B surface antigens and hepatitis C virus? So इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबोरेटरीज रन करती है, किसके रिगार्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट्स एंड डायग्नोस्टिक किट्स के रिगार्डिंग। किसके लिए होती हैं डायग्नोस्टिक किट? HIV वायरस के लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए, एंड हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। सो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरी जो है ये आपकी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरीज़ हैं, एंड वो किस रिस्पेक्ट में फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं, किस एरियाज़ में फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसको बारी बारी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाता है, एक आपका रहता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका कसौली में है। ठीक है, इसमें आपको किस बारे में ये ऑपरेट करती हैं, जो भी आपके सीराज सॉल्यूशंस हैं सीरम प्रोटीन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इंजेक्शंस हैं, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स हैं, एंटीजेंस हैं, एंटीटॉक्सिन्स हैं, स्टरलाइज सर्जिकल लिगेचर्स हैं, फ्यूचर बैक्टीरियोफेजेस, ये सारी चीज़ें जो कि आपके सीरा सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन्स में रहती हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे होती हैं? सो ये आपकी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में होती हैं। ये भी टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ, इसको आप डिटेल में देख लेना, एक बार खुद से रीड आउट करना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ओरल पोलियो वैक्सीन के ऊपर, कि विद रिस्पेक्ट टू ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सा इंस्टीट्यूट काम जो है वो करता है। तो इसमें एक इंस्टीट्यूट तो आपको याद रखना है, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कुन्नूर में है। इसके अलावा एंटेरो वायरस रिसर्च सेंटर, ठीक है, एंटेरो वायरस रिसर्च सेंटर, ICMR डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है, काम जो है वो यहाँ पे होता है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा, ये भी आपका ओरल पोलियो वैक्सीन के विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन परफॉर्म करता है। देन इसके अलावा आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि इज्जत नगर या फिर मुक्तेश्वर में है। ठीक है, सो ये आपका काम करता है एंटी सीरा फॉर वेटरनरी यूज़। बेसिकली जो भी वेटरनरी यूज़ के लिए एंटी सीराज रहते हैं, टॉक्सोइड्स रहते हैं, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस रहते हैं, वो आपके यहाँ पे होते हैं इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो ये आपको एक याद रखना है। इसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट का जो यहाँ पूछा गया था, उसी में काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि इसी में ब्लड प्रोडक्ट्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, बायोकेमिकल किट्स, एंजाइम हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ऐड हुई हैं। इन सभी के अगेंस्ट जो है ये आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा जो है वो एक्शन परफॉर्म करती है। एक इंस्टीट्यूट आपका जो ऐड हुआ है वो है आपका
चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ, ठीक है, ये आपका हुआ जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, बागपत उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये आपका हेमरेजिक सेप्टिसेमिया वैक्सीन एंड रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन, कौन सी, रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन और हेमरेजिक सेप्टिसेमिया वैक्सीन के अगेंस्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ये आपको याद रखने हैं। बाकी डिटेल्ड इंस्टीट्यूट की लिस्ट जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दी गई है उसका मैंने टेबल बनाया हुआ है, टेबल आपको एंड में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको खुद से 2-3 बार रीड करना ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं। तो ये आप कहते हैं शेड्यूल ओ के अंडर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, शेड्यूल्स हैं, ठीक है, शेड्यूल आपका एज सच मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस में, ओनली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो दिया गया है, जो कि आपका अराउंड 60 टू 70 पेजेस में आ जाता है पूरा पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा CDSCO की, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रूल्स आते हैं, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स आते हैं, ये आपका अराउंड 900 पेजेस का रहेगा, ठीक है। इसमें से मैंने शेड्यूल्स ऐड कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अगर लास्ट ईयर 2023 का पेपर भी देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बेसिकली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट चैप्टर्स के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर, यही इंट्रोडक्टरी पार्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहते हैं, तो ये मैंने आपको इंक्लूड कर दिए हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल ओ में दिए गए हैं। शेड्यूल आर की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स दिए गए हैं जो कि रबर लेटेक्स से बने होते हैं एंड सिंगल यूज़ के लिए जो है वो इंटेंड किए जाते हैं। दैन जो आपका शेड्यूल एस है इसमें आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग। दैन जो शेड्यूल ई है इसमें आपकी लिस्ट दी गई है पॉइजनस सब्सटेंसेस की अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें रहेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी, इनमें से कौन सा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है शेड्यूल सी में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें आपके टॉक्सिन, सीरा, एंटीजन ये आपके शेड्यूल सी में दिए गए हैं। जो भी इस टाइप की प्रिपरेशन है जो कि पेरेंटली इंटेंड की जाती हैं वो आपकी शेड्यूल सी में दी गई हैं, एंड जो आपकी अदर देन पेरेंटली होती हैं वो आपकी शेड्यूल C1 में, स्पेशल प्रोडक्ट्स अदर देन पेरेंटली वो आपके शेड्यूल C1 में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी कैप्सूल जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम्स ऑफ ड्रग्स विच शेल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर। सो उन ड्रग्स के नाम जिनको जेनरिक नेम्स के अंडर ही मार्केट किया जाना चाहिए वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं। सो दे कम्स अंडर शेड्यूल W। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे शेड्यूल एक्स के बारे में बात करूँ तो शेड्यूल एक्स में आपके नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या ड्रग्स के नाम दिए गए हैं जिनको अंडर स्पेशल कंट्रोल मेजर्स जो है वो यूज़ किया जाता है। देन शेड्यूल वाई की बात करूँ तो शेड्यूल वाई में आपके न्यू ड्रग्स के इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर की जो भी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी शेड्यूल वाई में है। देन जो आपका शेड्यूल यू है इसमें आपके वो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं जो कि शो किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड के लिए जो भी पर्टिकुलर शो किए जाते हैं वो आपके शेड्यूल यू में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल। सो ब्लड बैंक के शेड्यूल के अंडर आते हैं, तो ब्लड बैंक्स आते हैं आपके शेड्यूल एफ के अंडर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। शेड्यूल एफ क्या है, शेड्यूल एफ में आपकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दी गई है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए रहते हैं जैसे कि सीरा एंड वैक्सीन हो गए। देन शेड्यूल बी की बात करूँ तो शेड्यूल बी में जो भी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज रहती हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज हैं या स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज हैं, उनके जो भी टेस्ट रहते हैं वहाँ पे जो भी टेस्ट एनालिसिस परफॉर्म की जाती हैं उसकी फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आपका शेड्यूल बी में देखने को मिलेगा। शेड्यूल डी में आपके वो सारी एग्जेम्पशंस दी गई हैं ड्रग्स के रिगार्डिंग
जो कि ड्रग्स के इम्पोर्ट के रिगार्डिंग जो है सारी चीज़ें रहती हैं। देन जो आपका शेड्यूल जी है, शेड्यूल जी में उन सब्सटेंसेस की लिस्ट रहती है जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं टू बी यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, ठीक है, डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही इनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज्ड विद इन 24 मंथ्स, दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर। जो एम्पिसिलिन कैप्सूल है इसको विद इन 24 मंथ्स जो है वो यूज़ करना चाहिए, ये स्टेटमेंट किस शेड्यूल के अंदर दी गई है? तो ये आपकी शेड्यूल पी के अंडर दी गई है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। शेड्यूल पी क्या कहता है? तो शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड दिया गया है ड्रग्स का, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। देन जो आपका शेड्यूल सी है ये हमने देख लिया, इसमें सारे बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक, लोशन, ऑइंटमेंट, ये सारे टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आपके पेरेंटल यूज़ में रहते हैं। शेड्यूल आर भी हमने देख लिया, इसमें कॉन्डम्स के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिनको रबर लेटेक्स से बनाया जाता है सिंगल यूज़ के लिए। एंड शेड्यूल एम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग रहता है, जो भी जीएमपी प्रैक्टिस गाइड रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट। अब शेड्यूल M2 क्या स्टेट करता है? शेड्यूल M2 जो है इट स्टेट्स दैट, सो इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस के रिगार्डिंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। किसके रिगार्डिंग? कॉस्मेटिक अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो वो आपका कौन सा आएगा? M2 में आएगा। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन पूछा जाएगा तो ये आपका M1 में आएगा, एंड मेडिकल डिवाइसेस पूछा जाएगा तो ये आपका M3 में आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल? जो मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स हैं कॉस्मेटिक्स के, ये किस शेड्यूल में दिए गए हैं? तो ये आपका शेड्यूल U1 में दिए गए हैं। लेकिन अभी जो 2024 के अगर आप रूल्स देखेंगे कॉस्मेटिक रूल्स, तो उसमें शेड्यूल ई जो है इसको ओमिट कर दिया गया है, दिस शेड्यूल हैज़ बिन रिमूव। तो ये क्वेश्चन पुराना था, लेकिन अभी अपडेट कर रहा हूँ कि U1 शेड्यूल जो है ये आपका रिमूव हो चुका है। U अभी भी है लेकिन U1 जो है ये आपका ओमिट हो गया है। अब इसी में वाई शेड्यूल देखें तो वाई हमने देख लिया था, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस आ जाती हैं फॉर द परमिशन टू इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग्स। शेड्यूल यू क्या है? तो इसमें वो सारे पर्टिकुलर शो किए गए हैं जो कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए शो किए जाते हैं। एंड जो शेड्यूल वी है इसमें आपके पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी शुड बी स्टोर्ड। सो जो इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं एज पर द शेड्यूल पी, कितने टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाना चाहिए? सो इट शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद। शेड्यूल F3 किसके साथ रिलेटेड है? शेड्यूल F3 आपका रिलेटेड होता है विद द स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड एम्बिलिकल टेप्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं स्टैंडर्ड्स और सर्जिकल ड्रेसिंग्स की बात करूं तो ये आपका शेड्यूल F2 में आ जाता है, एंड जो स्टैंडर्ड्स ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए रहते हैं ये आपका शेड्यूल FF में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कम्स अंडर। इंसुलिन किसके अंडर, किस शेड्यूल के अंडर आता है? तो इंसुलिन कम्स अंडर शेड्यूल जी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसी में जो आपका शेड्यूल जी है या शेड्यूल एच की बात करूँ तो शेड्यूल एच में आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आ जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल जे जो है इसमें वो सारी डिजीज़ या फिर एलिमेंट्स, सारी बीमारियां आ जाती हैं जिनको ड्रग के थ्रू प्रिवेंट या क्योर करना अगर कोई क्लेम करता है तो वो आपका इलीगल माना जाता है। शेड्यूल ओ जो है इसमें आपके स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आ जाते हैं। आप कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके मल्टीपल शेड्यूल्स में भी आते हैं, तो बेस्ड ऑन ऑप्शंस आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ कोल tar कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। सो कोल tar कलर्स की लिस्ट जिनको कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए परमिट किया गया है ये आपके आते हैं शेड्यूल क्यू में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओ हमने देख लिया स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, पी हमने देख लिया लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग,
आर हमने देख लिया स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स रबर लेटेक्स से बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू, शेड्यूल जे किसके साथ रिलेटेड है, तो ये आपका डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम, उसके रिगार्डिंग आपका शेड्यूल जे है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन सिरिंज एंड नीडल आर कवर्ड अंडर, इंजेक्शन सिरिंज और नीडल्स ये आपके कवर होती हैं शेड्यूल सी में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल कम्स अंडर, सो डेटोल किस शेड्यूल के अंडर आता है, सो डेटोल जो है ये आपका अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है शेड्यूल के एंड शेड्यूल ओ में, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो सिर्फ शेड्यूल ओ दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। शेड्यूल ओ किसके रिगार्डिंग है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स जो कि आपका डेटोल होगा, ठीक है। सो इसमें आपका डेटोल आएगा। अब जो शेड्यूल एन है, शेड्यूल एन में क्या दिया गया है, इसमें लिस्ट दी गई है मिनिमम इक्विपमेंट्स की, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी, ठीक है, उसकी लिस्ट दी गई है। देन जो आपका शेड्यूल पी है इसमें आपका लाइफ पीरियड दिया गया है, एंड जो शेड्यूल क्यू है इसमें आपका उन डाइज कलर्स एंड पिगमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिनको कॉस्मेटिक एंड सॉप्स में परमिट किया गया है यूज़ करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है if blood group is AB then color level used is, so किस ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा कलर लेवल यूज़ किया जाता है, ये आपका शेड्यूल एफ में देखने को मिलेगा सारी डिटेल्स। सो यहाँ पे ए बी के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो ए बी जो है ये आपका इसके लिए जो लेवल यूज़ किया जाता है सो वो आपका लेवल रहता है वाइट लेवल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब आपके कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 मेन टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा एंड ए बी रहेगा। अब ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा कलर आएगा, सो ओ ब्लड ग्रुप जो है ये आपका ब्लू कलर में रहेगा। ए ब्लड ग्रुप जो है ये आपका येलो कलर में रहेगा। बी ब्लड ग्रुप जो है ये आपका पिंक कलर में रहेगा एंड ए बी जो है ये आपका वाइट कलर में रहेगा। चारों कलर आप इसमें याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एन स्टेट्स, शेड्यूल एन किसके बारे में है, तो शेड्यूल एन में लिस्ट दी गई है मिनिमम इक्विपमेंट्स की फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल सी इज़ रिलेटेड टू, शेड्यूल सी किसके साथ रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जादू और कवच कम्स अंडर, सो काला जादू और कवच किस शेड्यूल के अंडर आते हैं, तो ये आपके शेड्यूल जे में आते हैं जो कि आपका लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग कैन नॉट क्लेम। शेड्यूल के जो है इसमें वो आपके ड्रग्स दिए गए हैं जो कि एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो कुछ प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कुछ ड्रग्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, वो आपके शेड्यूल के में आते हैं। शेड्यूल एल जो है अभी ये शेड्यूल L1 आया है, ठीक है। शेड्यूल L1 जो है ये आपका GLP के लिए है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेमिसेस एंड इक्विपमेंट्स, एंड शेड्यूल P हमने देख लिया इट इज़ फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, अगर हमें प्रोफॉर्मा मेमोरेंडम सेंड करना है तो उसके लिए प्रोफॉर्मा के शेड्यूल में दिया गया है, तो ये आपका शेड्यूल ए में दिया गया है। जितने भी फॉर्म्स हैं एप्लीकेशन के लिए, आपको लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का है, लोन लाइसेंस बनवाना है या रिन्यू करवाना है, वो सारे फॉर्म्स किस में दिए गए हैं, शेड्यूल ए में दिए गए हैं। देन जो आपका शेड्यूल डी है ये हमने देख लिया, exemptions that have been granted to drugs and importers of drugs from complying with the requirements of import of drugs and also conditions for such exemption। सेम स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। सारे शेड्यूल की डेफिनेशंस मैंने पीडीएफ में ऐड कर रखी है। जो आपका शेड्यूल एफएफ है ये आपका ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, एंड शेड्यूल क्यू जो है इसमें आपका अगेन लिस्ट ऑफ डाइज कलर्स एंड पिगमेंट जो कि परमिट किए गए हैं सॉप्स एंड कॉस्मेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, न्यू ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट मैन्युफैक्चर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस हैं वो उसके साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है, तो ये शेड्यूल आपका रहता है शेड्यूल वाई
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में शेड्यूल ओ हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फूड। शेड्यूल एम आपका जीएमपी के रिगार्डिंग। शेड्यूल एफ आपका ह्यूमन यूज़ के लिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, लेबलिंग जो है ये आपकी शेड्यूल एफ में आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल डी एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज कंसर्न विद। शेड्यूल डी किसके साथ कंसर्न है? सो इट इज़ कंसर्न विद द लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। तो उन ड्रग्स की लिस्ट जिनका इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, लेबलिंग, पैकेजिंग स्पेशल प्रोविजंस के अंडर गवर्न होते हैं। सो ये आपका रहता है शेड्यूल एक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन शेड्यूल के आता है। शेड्यूल के में उन ड्रग्स की एग्जाम्पशन लिस्ट दी गई है जिनको सर्टेन प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो है वो एग्जाम्प्ट किया गया है, जो कि आपके ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड है। सो यहाँ पे के इसके रिगार्डिंग रहेगा। शेड्यूल एच काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इसमें आते हैं, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल जी जो है इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिनको अंडर मेडिकल सुपरविज़न ही जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए। सारे शेड्यूल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये आपके शेड्यूल सी एंड सी वन में आते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ कम्स अंडर। डायबिटीज़ जो है ये आपकी आती है शेड्यूल जे के अंडर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी शेड्यूल जी हमने देख लिया, एच देख लिया, डी देख लिया, सारे हमने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर डैश एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उन ड्रग्स की लिस्ट जिनको हमें यूज़ करना चाहिए, पेशेंट यूज़ करता है अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो ये सिंपल है आपके लिए, शेड्यूल जी ये रहता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा शेड्यूल एच जो है ये आपका लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आ जाएगा। शेड्यूल आई ये आप इम्पॉर्टेंट याद रख सकते हैं, इस शेड्यूल को जो है वो ओमिट कर दिया गया है। कब ओमिट किया था? क्योंकि ये आपका अमेंडमेंट्स के ऊपर आ सकता है, ठीक है, कि कुछ चीज़ ओमिट हुई है तो वो आपका अमेंडमेंट्स में आ जाएगा। सो ओमिट हुआ है ये आपका 22 जून 1982 को, ठीक है, 22 जून 1982 में शेड्यूल आई को ओमिट कर दिया गया था। एंड ये क्वेश्चन आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में एक बार पूछा गया था। देन जो आपका शेड्यूल जे है इसमें डिजीज़ एंड एलिमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिसको ड्रग जो है वो क्योर नहीं कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजीए इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। टीजीए कहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है? तो टीजीए दैट इज़ थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी एजेंसी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा इंडिया की आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, इंडिया की है आपकी CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRA इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। MHRA क्या है? MHRA इज़ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, जो कि आपकी यूके की रेगुलेटरी एजेंसी है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCC इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। MCC जो है ये आपकी रहती है मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल, जो कि साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी एजेंसी है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल टी जो है ये किसके रिगार्डिंग है? सो इट इज़ रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ठीक है। अगर एलोपैथिक ड्रग्स वो आपका शेड्यूल एम में आ जाएगा, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ASU ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा तो वो शेड्यूल टी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF इज रिलेटेड विद। तो शेड्यूल FF आपका रिलेटेड है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैच वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू। हैच वैक्समैन एक्ट जो है ये आपका जेनरिक ड्रग्स के साथ रिलेटेड है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर DNC एक्ट। जो स्टैंडर्ड्स हैं मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के, ये किस शेड्यूल के अंडर आते हैं? सो दीज कम्स अंडर शेड्यूल R1। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आर जो है ये आपका सेपरेट रहता है सेपरेटली फॉर कॉन्डम्स के स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग, जो कि रबर लेटेक्स से बने होते हैं सिंगल यूज़ के लिए। एस जो है ये कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड, और जो है वो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक साइज ऑफ ड्रग्स इज कवर्ड अंडर। जो पैक साइज है ड्रग का ये आपका शेड्यूल P1 में आता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। P जो है ये आपका लाइफ पीरियड है, R जो है ये हमने देख लिया स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स, एंड O जो है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म 20 स्टेट्स दैट। आप फॉर्म नंबर 20 आपका जो शेड्यूल ए है, ठीक है, शेड्यूल ए है। तो शेड्यूल ए में आपके अराउंड 50 के अराउंड आपके फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, मींस मोर देन 50 आपको फॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें फॉर्म नंबर 20 जो है ये किसके रिगार्डिंग रहता है? सो फॉर्म नंबर 20 जो है इसमें आपका ये फॉर्म रहता है रिगार्डिंग द लाइसेंसेस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल अदर देन स्पेसिफाइड C1 एंड X, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग आपका फॉर्म नंबर 20 जो है वो रहता है कि अगर आपको रिटेल बाय रिटेल शॉप में अगर आपको ड्रग्स को सेल डिस्ट्रीब्यूट करना है उन ड्रग्स को जो कि शेड्यूल C1X के अलावा है, ठीक है, तो वो आपका उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 20 फिल करना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा, देन उसके रिगार्डिंग आपको लाइसेंस जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे मैंने काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस फॉर्म्स के रिगार्डिंग रखे हुए हैं क्योंकि काफ़ी ब्रॉड नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो जो रेफरेंस बुक्स में किसी रेफरेंस बुक्स में मुझे मिल गया है वहाँ से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा नहीं आपको मिलेंगे, कुछ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स रिक्वायर्स। जो आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए है तो उसके लिए फॉर्म नंबर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर कौन सा लगता है? 24D। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑन ड्रग्स रिक्वायर्स। सो अगर प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी ओपन करनी है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 36 जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर शेड्यूल P कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड एट। सो शेड्यूल P के अकॉर्डिंगली कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर जो है इसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए? सो इसको स्टोर करना चाहिए एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब काफ़ी सारे डिफरेंट ड्रग्स हैं, उनकी डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस दी गई हैं शेड्यूल P के अकॉर्डिंगली, तो वो एक बार देख लेते हैं। सो आपका जो कूल प्लेस है, कूल प्लेस के अकॉर्डिंगली जो आपके डिफरेंट ड्रग्स आ जाएंगे वो आपके एम्पिसिलिन, एड्रामाइसिन, अमोक्सिसिलिन, जो भी आपके एंटीबायोटिक टाइप के ड्रग्स रहेंगे, चाहे सेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन हो गया, हिपेरिन इंजेक्शन भी इसके अलावा इसमें आ जाता है, पेनिसिलिन आ जाता है, तो ये सारे स्टोर होते हैं इन कूल प्लेस जिसका टेम्परेचर आपका 8 to 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोल्ड प्लेस जिसका टेम्परेचर आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसमें सारी आपकी वैक्सीन्स टाइप की जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, वैक्सीन्स हो गई, सीरा हो गया, टॉक्साइड्स हो गया, ये सारी आपकी जो है वो किस में आएंगी? कोल्ड प्लेस में, जो कि आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है, एंड इसमें आपका इंसुलिन भी जो है वो इसी कैटेगरी में आएगा। देन इसके अलावा आपका एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री है, इसमें आपका एक तो कार्बेनिसिलिन आ जाएगा, इसके अलावा आपका मिस्टेटिन आ जाएगा, मिस्टेटिन ड्रग। देन अगर स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर पूछा जाएगा, ठीक है, वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, इन कूल प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ये कंडीशन अगर आपकी स्टोरेज कंडीशन रहेगी तो उसके लिए आपके विटामिन आ जाएंगी, चाहे वो थायमिन है, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 है, विटामिन C है, विटामिन D है, फॉलिक एसिड है, तो ये सारे किस में आएंगे? वेल क्लोज कंटेनर वाली कंडीशन में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर रिटेल होलसेल ड्रग स्टोरेज। ठीक है, अगर हमें रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए टोटल एरिया कितना रिक्वायर्ड रहता है? तो इसमें 15 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड रहता है।
सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर सिर्फ बाय रिटेल, ओनली बाय रिटेल करना हो तो यहाँ पे आपका 10 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर अमेंडमेंट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वर मेड इन। तो जो मेजर अमेंडमेंट हुई थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वो 1982 ईयर में हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, मेजर ईयर आप याद रख सकते हैं, इसको आप स्टडी कर लेना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइसेंस इफ नॉट सस्पेंडेड और कैंसल्ड अर्लियर रिमेन्स वैलिड फ्रॉम इट्स ग्रांट ईयर टू द डैश ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, अगर कोई लाइसेंस किसी पर्सन का सस्पेंड या कैंसिल नहीं होता है टाइम से पहले तो उसका किस डेट तक जो है वो लाइसेंस है वो वैलिड माना जाता है। तो वो आपका लास्ट डेट ऑफ ईयर दैट इज़ 31 दिसंबर तक जो है वो उसका लाइसेंस वैलिड माना जाएगा। जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है बनवाते हैं फार्मासिस्ट का, ठीक है, रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए, तो वो 31 ऑफ दिसंबर तक ही वैलिड रहता है। वैसे ही जो भी आपके बाकी लाइसेंसेस रहते हैं वो भी आपके सेम ईयर में वैलिड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन प्रोहिबिटेड ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। सो इनमें से किस कंडीशन में जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं उनको स्मॉल क्वान्टिटीज़ में इंपोर्ट करवाया जा सकता है। सो ड्रग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पैसेंजर लगेज, तो ये नहीं आपका रहेगा। ड्रग शुड नॉट बी डिक्लेयर टू द कस्टम कलेक्टर, ठीक, कस्टम कलेक्टर को डिक्लेयर होना चाहिए, पहले उनको पता होना चाहिए क्या चीज़ इंपोर्ट की जा रही है। ड्रग शुड नॉट बी इंटेंडेड फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ पैसेंजर, ड्रग जो है वो आपका इंटेंड नहीं होना चाहिए फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ पैसेंजर, ठीक है, तो ये भी आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ ड्रग शुड नॉट बी मोर देन द 100 एवरेज डोजेज, ड्रग की क्वांटिटी जो है वो 100 एवरेज डोजेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ड्रग्स को हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस के अंडर जो है वो ये इंपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच कंडीशन द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन नॉट परमिट द इंपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो किस कंडीशन के अंडर जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी परमिट नहीं करेगी ड्रग्स के इंपोर्ट को लार्ज क्वांटिटीज़ में। सो अगर ड्रग जो है वो काफ़ी मैसिव क्वांटिटी में है, काफ़ी हायर क्वांटिटी है, मैसिव क्वांटिटी है, तो उस केस में इसका इंपोर्ट परमिट नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द डैश नो न्यू ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड। ठीक है, किसकी रिटन परमिशन के बिना किसी भी नए ड्रग को इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। सो अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशन होगी तभी हम नए ड्रग को इम्पोर्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज द ड्रग कैन नॉट बी परमिटेड टू इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड इन इंडिया बाय सी। सो इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जिस प्लेस के थ्रू ड्रग्स को सी के थ्रू इंडिया में इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ड्रग्स मद्रास, कैलकाटा एंड मुंबई, इन एरियाज़ के थ्रू जो है इम्पोर्ट होते हैं इंडिया में सी के माध्यम से, ठीक है, समुद्र के रास्ते जो है इम्पोर्ट होते हैं, लेकिन अहमदाबाद जो है ये आपकी लोकेशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अभी काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं कि कहाँ से आपका ड्रग जो है इम्पोर्ट होता है, किस माध्यम से, किस मीडियम से, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने लोकेशंस आपको दी हुई हैं एंड में, तो वो आप एक बार देख लेना। काफ़ी सारी यहाँ पे जो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐड किए हैं वो एक पुरानी रेफरेंस बुक से मैंने ऐड किए हुए हैं, लेकिन आप इसमें याद रख लेना जो जो भी मैंने इसमें चीज़ें आपको ऐड की हुई हैं, लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, उस लिस्ट से आप याद कर लेना सारी चीज़ें। बाय एयर मैंने बताया हुआ है, बाय सी मैंने आपको बताया हुआ है, बाय नेपाल में कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, कहाँ से आप रेलवे लाइन या रोड के थ्रू जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बांग्लादेश में बाय रोड आप कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं, बांग्लादेश में ही रेल के थ्रू कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं, सेम फॉर पाकिस्तान। सो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको डिटेल में आपको मिल जाएंगी, तो ये आप एक बार खुद से रीड आउट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय एयर।
ठीक है। एयर के थ्रू कौन सी लोकेशन है जहाँ से इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो सकता है, तो ये आपकी लोकेशन रहती है कोचिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद ये सारे एरियाज़ आपके एयर के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट के लिए आ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय रेल अक्रॉस द फ्रंटियर विद बांग्लादेश इज। सो यहाँ पे सिंपल बांग्लादेश में रेल के थ्रू फ्रंटियर्स में कहाँ से आपका इंपोर्ट किया जा सकता है, कैन बी इम्पोर्टेड पूछा गया, तो ये आपका रहता है रानीघाट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय रेल अक्रॉस द फ्रंटियर विद पाकिस्तान इज। अब सेम पाकिस्तान के थ्रू रेल के अक्रॉस अमृतसर ये लोकेशन आपकी रहेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकाटा इज़ द प्लेस थ्रू विच द ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय। सो कैलकाटा वो प्लेस है जिसमें ड्रग्स इंडिया में इंपोर्ट करवाए जा सकते हैं, किस माध्यम से। सो ये आपका है बाय सी भी हो जाते हैं, बाय एयर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, imprisonment up to dash and fine of dash is the penalty for import of adulterated और superior drug। कितना imprisonment होगा, कितना फाइन लगेगा अगर हम अडल्ट्रेटेड या सुपरियर ड्रग का इंपोर्ट करवाते हैं, उसके लिए कितनी पेनल्टी आपको लगेगी। सो इसमें आपका 3 years and 5,000 का जो फाइन है वो आपका लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पेनल्टी फॉर इम्पोर्ट ऑफ फोरबिडन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। पहली पेनल्टी कितनी लगेगी अगर हम फोरबिडन ड्रग्स का इंपोर्ट करवा लेते हैं तो पहली पेनल्टी काफ़ी कम है, अराउंड 500 रुपीज़। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइन आफ्टर यूजिंग गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग इज। सो कितना फ़ाइन लगेगा अगर हम गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। सो इसके लिए अगेन आपका 500 रुपीज़ ही फाइन लगता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया सेलिंग ऑफ ड्रग्स वाज एन ओपन ट्रेड टिल। सो इंडिया में ड्रग्स की सेलिंग जो है वो एक ओपन ट्रेड है टिल 1940। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मीन्स 1940 से पहले काफ़ी ओपन था, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। 1940 के बाद जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना उसके बाद जो है ये आपका लीगल ट्रेड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ ड्रग सैंपल शुड कंटेन। जो ड्रग सैंपल रहता है उसका लेबल, उसके ऊपर किस टाइप का लेवल जो है वो होना चाहिए। तो इसके ऊपर लेवल होना चाहिए नॉट टू बी सोल्ड। आपने काफ़ी डॉक्टर्स के पास ऐसे ड्रग सैंपल्स देखे होंगे जिसके ऊपर मेंशन किया होता है नॉट टू बी सेल्ड। हॉस्पिटल्स में काफ़ी ऐसे ड्रग्स रहते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलर लेटर्स आर यूज फॉर राइटिंग द ड्रग नेम ऑन द लेबल। किस कलर के लेबल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग का नाम लिखने के लिए लेबल के ऊपर। तो इसमें आपके रेड कलर लेबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड नेम शुड नॉट बी रिटन इन डैश कलर। जो ट्रेड नेम है ये आपका किस कलर में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ट्रेड नेम जो है ये आपका रेड कलर में नहीं लिखा जाना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेनर्स ऑफ शेड्यूल एच एंड जी ड्रग्स शुड बी लेबल्ड इन रेड लेटर्स अगेंस्ट डैश बैकग्राउंड। तो शेड्यूल एच एंड जी ड्रग्स के कंटेनर्स रहते हैं उनको रेड कलर में लेबल किया जाना चाहिए, लेटर्स रेड कलर के होने चाहिए। एंड वो रेड कलर का बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड में होना चाहिए। सो वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन आप देखेंगे तो ये वाइट बैकग्राउंड है एंड इसके ऊपर आप रेड कलर में जो है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन। जो आपका कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कॉस्मेटिक्स के लिए आपके अलग रूल्स जो हैं बन चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट फॉर्म नंबर्स जो हैं वो आपके रहते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए है तो वो आप स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म नंबर कौन सा होगा, वो फॉर्म नंबर होगा फॉर्म कोर्स 5। सो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे फॉर्म कोर्स 3 की बात करें तो इसमें परमिशन दी गई हैं
कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग ही, अगर आपको कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट करवाना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो यह इसकी परमिशन अगर आपको चाहिए तो वो फॉर्म कोर्स 3 में दी गई है। फॉर्म कोर्स 6 की बात करूं तो इसमें अगर आपको कॉस्मेटिक्स की सेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर उसको मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको अगर लोन लाइसेंस की ग्रांट चाहिए, आपको लोन लाइसेंस चाहिए है तो उसके लिए आपको ग्रांट के लिए एप्लीकेशन जो है फॉर्म कोर्स 6 से लगेगा। फॉर्म कोर्स 7 की बात करूं तो ये आपका सेल्फ सर्टिफिकेट होता है, इट इज़ अ सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस, जो कि आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए रहता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो ये कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ फॉर्म्स हैं। सो ये जब आपका ये फॉर्म्स आए थे तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिप्रेजेंट्स misbranded drugs, misbranded cosmetics, not drugs, represent misbranded cosmetics under manufacture, sale and distribution of drugs and cosmetics. So इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कि misbranded cosmetics को रिप्रेजेंट करता है, किसके अंडर मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। सो ये काफ़ी डिटेल में इनिशियल क्वेश्चन में ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो ये आपका सेक्शन 17C रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया फ्रेम किया है, ये यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया था, काफ़ी बढ़िया फ्रेम किया गया है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल मेंशन किया गया है कि किस के अंडर जो है वो मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक की डेफिनेशन पूछी गई है। तो दिस इज सेक्शन 17C। अब यहाँ पे हमारे 72 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, कैसे कैसे उनको आपको पढ़ना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के 5 चैप्टर हैं। ये पाँचों चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सारी की सारी आपको यहाँ पे पढ़नी है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे ऐड किया है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन चेयरमैन है, कहाँ कौन सी लेबोरेटरी कहाँ पे है, किस लेबोरेटरी का डायरेक्टर, किस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा, वो ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे आपको याद रखने हैं, 5 नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर रहते हैं। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कितने मेंबर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए 2 मेंबर्स। वैसे ही गवर्नमेंट एनालिस्ट से कितने गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, वो आपके 2 होते हैं। तो ऐसे ही ये बाकी सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ICMR से कितना होता है, ठीक है, IPA से कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। केमिस्ट, ड्रगिस्ट क्या होते हैं, ड्रग स्टोर क्या है, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। सो ये डेफिनेशन आपको देखनी है, डेफिनेशंस आप रीड करेंगे तो आपको काफ़ी सिंपली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी पोटेंसी की डेफिनेशन दी गई है। देन यहाँ पे मैंने सेक्शन 17 के अकॉर्डिंगली 17 सीरीज़ में मींस मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग एंड कॉस्मेटिक में जो डेफिनेशन दी गई है, मिसब्रांडेड, अडल्टेटेड ड्रग्स, ये सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दी गई हैं। समटाइम्स यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे आपको ये 3 डेफिनेशन ये दे दी जाएंगी सुपीरियर ड्रग की, एक आपके अडल्टेटेड ड्रग्स की ऐड कर दी जाएगी एंड पूछा जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो सुपीरियर ड्रग के लिए करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको सारी की सारी रीड आउट करनी है। देन इसके बाद जो मैंने इसमें इंक्लूड किया गया है आपके लिए, ये आपके फ्रंटियर्स दिए गए हैं, कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ से आपका ड्रग के इंपोर्ट्स जो हैं वो होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्रग का होता है। तो ये सारी लोकेशन आप देख लेना। देन इसके बाद मैंने सारे शेड्यूल यहाँ पे दे दिए हैं, कौन सा शेड्यूल है, किसके रिगार्डिंग है, कौन से ओमिट हो गए हैं। सो ये सारे 2 यहाँ पे ओमिटेड मैंने बताए हुए हैं। इसके बाद में एक ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो काफ़ी सारी लेबोरेटरीज थी, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट थे, तो यहाँ पे ये मैंने इसीलिए सेपरेटली आपको यहाँ पे ये वाला टेबल दे दिया गया है। तो इसको आप एक बार डेफिनेटली रीड आउट करना, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी काफ़ी हाई रहते हैं। स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट बेस्ड एग्ज़ाम्स जो मैंने प्रीवियसली देखे हैं, क्वेश्चन पेपर देखे हैं, वहाँ पे इस लेबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चन जो है बनते हैं। जैसे कि ये आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली है, यहाँ पे किसके लिए ये आपका
कौन से फंक्शंस इन रिस्पेक्ट टू दीज डिफरेंट एरियाज जो है वो यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे डिफरेंट आपके लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट हैं ओरल पोलियो वैक्सीन के रिगार्डिंग। यहाँ पे इंडियन वेटरनरी है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। वेटरनरी यूज़ के लिए जो भी सीरा, टॉक्सोइड्स, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस हैं वो आ जाएंगे। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चेन्नई है कॉन्डम्स की टेस्टिंग के लिए। लेबोरेटरी ऑफ द सीरोलॉजिस्ट केमिकल एग्जामिनर कलकत्ता, तो ये आपका VDRL एंटीजेंस के रिगार्डिंग। देन सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने महाराष्ट्र इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड फेलोप रिंग्स, जो स्पेसिफिक सिंगल चीज़ों के लिए हैं, वो तो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन यहाँ पे आपका मल्टीपल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, ये सारे हैं। यहाँ पे आपका ह्यूमन एंड ह्यूमनोलॉजिकल ब्लड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसको आप रीड आउट करना। वैसे ही फार्माकोपिया कमीशन है, ये वाला नाम जो है ये अभी आपका चेंज हुआ है, फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी एंड गाज़ियाबाद, तो ये आप देख लेना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बाकी ये वाला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा, तो ये सारी चीज़ें इसमें, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड लिस्ट है तो स्पेसिफिक किसी चीज़ के ऊपर पूछा जा सकता है यहाँ में से। देन ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ बागपत उत्तर प्रदेश, तो ये हेमरेजिक सेप्टिसेमिया वैक्सीन, रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन, ये भी एक न्यू इंस्टीट्यूट ऐड हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऐड कर दी हैं। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आप याद रख सकते हैं, सारी कंट्रीज़ की हैं। इंडिया की आपको डेफिनेटली याद रखनी है। यहाँ पे आपको इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, CDSC, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दिस मच कंटेंट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए ऐड हो जाएंगी। काफ़ी सारी मैंने क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डिस्कस की है, जैसे कि आपके सेक्शंस हो गए, डेफिनेशंस होगी, तो वो वहाँ से आपको याद करना है। इसके अलावा मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आपका 64 पेजेस का है, मेरे पास पड़ा हुआ है, जो कि अभी आपका रिसेंट वाला ही है, अपडेटेड वाला ही है, जो रिसेंटली आपका CDSCO की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। सो वो मैंने ऐड कर दिया है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर दूँगा। उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अलग अलग चैप्टर्स 5 चैप्टर उसमें दिए गए हैं, एंड उसमें कौन कौन से सेक्शंस दिए गए हैं, एटलीस्ट उनको एक बार रीड आउट करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस बने थे, ठीक है, जो कि एक 40 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार खुद से भी, जैसे आप वीडियो देखोगे तो उसके बाद वीडियो के तुरंत बाद लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप रीड आउट करना डेफिनेटली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके बाद हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के MCQ क्वेश्चन देखेंगे। कल ही मैं उसको ट्राई करूँगा कि कल ही वो वीडियो आपके लिए आ जाए। अगर कल दोपहर में नहीं आएगी तो कल शाम तक वो वीडियो जो है मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।